ठीक है, अब इसमें लॉ ही देख रहे थे, आज लास्ट है, चैप्टर खत्म कर लेंगे। तो उसी तरह से छोटे छोटे और कई लॉ हैं। एक लॉ देखते हैं, किरचॉफ्स लॉ बोलते हैं। किरचॉफ्स लॉ क्या है, तो यहाँ पे रेडिएशन में, तो कोई मान लो किसी जगह पे दो बॉडी लिया, एक जैसा ही समझो दोनों, थोड़ा शेप छोटा बड़ा बन गया होगा पर एक ही समझो। दो बॉडी लिया, दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम लिया, सेम डायमेंशन का दो बॉडी लिया, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम है, दोनों का डायमेंशन सेम है। ठीक है, तो दो बॉडी लिया, सेम डायमेंशन का दो बॉडी लिया, एक तुम्हारा ब्लैक बॉडी है और एक इसमें से नॉर्मल बॉडी है। एक दोनों में से कोई भी एक, ये ले लिया आइडियल ब्लैक बॉडी, मान लो ये आइडियल ब्लैक बॉडी, शॉर्ट में लिख रहे हैं बी से, आइडियल ब्लैक बॉडी। और ये कोई नॉर्मल बॉडी ले लिया, नॉर्मल बॉडी को NB से लिख दे रहा हूं। ये कोई ब्लैक बॉडी लिया, दूसरा कोई नॉर्मल बॉडी लिया। ठीक, अब एनर्जी इंसिडेंट दोनों पे सेम कराते हैं, ताकि हम देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है मामला, ये लॉ क्या बोलता है। तो एनर्जी इंसिडेंट, जितनी एनर्जी गिर रही है, पड़ रही है इस पे, इंसिडेंट ऑन बोथ बॉडी QI, मतलब दोनों पे जो एनर्जी इंसिडेंट हो रही है वो हमने क्या मान लिया, सेम ही एनर्जी दोनों को दिया, दोनों को एनर्जी सेम दिया। तो उस सेम एनर्जी देने के बाद क्या होगा जरा पता करते हैं। अब एनर्जी इंसिडेंट ऑन बोथ बॉडी सेम बोला, तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय हम लिख रहे हैं ब्लैक बॉडी। एक बात बताओ कि ब्लैक बॉडी कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी अगर उससे इंसिडेंट QI हुआ है। तो अगर इंसिडेंट QI हुआ है तो ब्लैक बॉडी कितना एब्जॉर्ब करेगा, पूरा एब्जॉर्ब करता है, QI ही करेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब बाय नॉर्मल बॉडी कितना बोलेंगे, नॉर्मल बॉडी पूरा तो एब्जॉर्ब नहीं करता है, नॉर्मल बॉडी पूरा एब्जॉर्ब नहीं करता। तो याद करो, एब्जॉर्ब में हमने एक एब्जॉर्बिविटी बताया था, एब्जॉर्बिविटी क्या बताया था, QA/QI, एब्जॉर्बिविटी बताया था QA/QI, कितना एनर्जी तुम्हारा एब्जॉर्ब हुआ बाय टोटल कितना इंसिडेंट हुआ था। तो यहां से अगर मैं QI बोलूंगा तो एब्जॉर्बिविटी तो क्या हो जाएगा, A इंटू QI होगा, A इंटू QI होगा। तो नॉर्मल बॉडी के लिए एब्जॉर्बिविटी क्या होगा, A इंटू QI। अच्छा, उसी तरह से हम लिख रहे हैं एनर्जी रिलीज्ड बाय ब्लैक बॉडी। एक बात बताओ, ब्लैक बॉडी क्या बोलते हैं, जितनी एनर्जी इंसिडेंट होती है उतना ही रिलीज कर देता है। तो एनर्जी रिलीज बाय ब्लैक बॉडी भी क्या होगा, QI होगा, जितना पड़ा उतना एब्जॉर्ब किया और उतना ही क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, उसी को ब्लैक बॉडी कहते हैं। अच्छा, एनर्जी रिलीज्ड बाय नॉर्मल बॉडी क्या, अब देखो ब्लैक बॉडी और कोई भी बॉडी जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करती है उतनी एनर्जी वो रिलीज कर देती है, कोई भी बॉडी, ध्यान रखो। तब तो बोलोगे ब्लैक बॉडी भी वही है, नहीं, दोनों में फर्क है। अगर कोई ब्लैक बॉडी और नॉर्मल बॉडी, मान लो कोई ब्लैक बॉडी पे 80 जूल एनर्जी पड़ा है तो वो पूरा 80 एब्जॉर्ब करेगा और 80 रिलीज कर देगा। नॉर्मल बॉडी पे अगर 80 पड़ा है तो वो 80 एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो 60 किया, 40 किया, मान लो वो 60 किया, तो अगर वो 60 जूल एब्जॉर्ब किया तो वो भी रिलीज 60 करेगा, लेकिन वो पूरा एब्जॉर्ब नहीं करेगा। कोई बॉडी जितना एब्जॉर्ब करती है उतना ही रिलीज करती है, और ब्लैक बॉडी भी वही करता है, लेकिन ब्लैक बॉडी टोटल को एब्जॉर्ब करता है, टोटल को रिलीज करता है। नॉर्मल बॉडी कम को एब्जॉर्ब करती है, उतने को ही रिलीज करती है। क्यों, क्योंकि जितना तुम सराउंडिंग से ज्यादा पे लाए हो टेम्परेचर, धीरे धीरे को इक्विलिब्रियम में आना ही है, सराउंडिंग को रिलीज करना है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, तो नॉर्मल बॉडी के लिए क्या लिखे थे, A इंटू QI, यहां भी क्या आएगा, A इंटू QI, A इंटू QI। ठीक ठीक, ये सब किरचॉफ्स का ऑब्जर्वेशन था, A इंटू QI। अब एक काम करते हैं, कल बताया था ना इमिसिव पावर, इमिसिव पावर क्या फॉर्मूला बताया था, तो इमिसिव पावर, इमिसिव पावर इन 1 सेकेंड में लिख रहे हैं।
तो याद करो ई का फॉर्मूला क्या लिखा था, Q/80, क्या लिखा था, Q/80 इमिसिव पावर। मतलब हमको याद है, तुम लोग कॉपी से देख के में खो जा रहे हो कि क्या लिखा था, कॉपी से देख के नहीं पता कर पा रहे हो क्या लिखा था। Q/80, T = 1 है कर देंगे तो क्या हो जाएगा, Q/A। तो Q/A तुम्हारा क्या है कि Q/A, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आधे जोगे जागे आधे सोया समाज, E = QI/A। तो QI/A, अच्छा QI/A अगर मैं दोनों बॉडी के लिए बोलूं, नॉर्मल बॉडी और ब्लैक बॉडी के लिए, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं नॉर्मल बॉडी या ब्लैक बॉडी के लिए बोलूं तो E मैं बोल रहा हूं, देखना E QI/A होता है। अब E मैं रेशियो देख लिख रहा हूं, एक सेकेंड में जरा समझना, नॉर्मल बॉडी बाय E ब्लैक बॉडी, ठीक। तो नॉर्मल बॉडी बाय ब्लैक बॉडी कितना होगा, इमिसिव पावर। इमिसिव पावर यानी कि नॉर्मल बॉडी और ब्लैक बॉडी, नॉर्मल बॉडी क्या है, A × QI, नॉर्मल बॉडी है A × QI, और ब्लैक बॉडी क्या है, A QI। कहां से है बोला, ब्लैक बॉडी, हाँ कहां पे ब्लैक बॉडी है, QI, ब्लैक बॉडी ये है, ब्लैक बॉडी ये है, तो ब्लैक बॉडी क्या है, बाय QI। तो E नॉर्मल बॉडी या बाय ब्लैक बॉडी क्या होगा, दिस, हाँ T 1 सेकेंड चला गया, A दोनों का डायमेंशन सेम लिया है, दोनों का डायमेंशन सेम लिया, तो एरिया दोनों का क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो सेम हो जाएगा। तो ये इसका रेशियो कितना आया, = A, यानी E नॉर्मल बॉडी बाय ब्लैक बॉडी का रेशियो कितना आ रहा है, A आ रहा है। मतलब कोई एक वैल्यू आ रही है, E नॉर्मल बॉडी ब्लैक बॉडी A आ रहा है। या फिर मैं ये लिख सकता हूं, समझो, E नॉर्मल बॉडी बाय A = E ब्लैक बॉडी, ये लिख सकता हूं। यानी कोई नॉर्मल बॉडी और A क्या था, एब्जॉर्प्टिविटी का रेशियो, इमिसिव पावर बाय एब्जॉर्बिविटी का रेशियो किसके इक्वल है, E ब्लैक बॉडी। और एनर्जी इमिसिव पावर जो ब्लैक बॉडी की होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट। ब्लैक बॉडी के लिए क्या होगी, कांस्टेंट। यानी मैं कह सकता हूं कि E नॉर्मल बॉडी के लिए, नॉर्मल यानी किसी बॉडी के E और A का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट। किसी भी बॉडी के लिए E और A का रेशियो कांस्टेंट होगा। यानी कोई बॉडी E है, नॉर्मल बॉडी, E1/A1 इक्वल टू हम बोल सकते हैं E/A का रेशियो कांस्टेंट होगा E2/A2 इक्वल टू बोल सकते हैं E3/A3। यानी किसी बॉडी के E और A का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इक्वल टू E ब्लैक बॉडी, हाँ कांस्टेंट ऐसे में खींचे जाए, ठीक है। तो कांस्टेंट, ठीक, इक्वल टू कांस्टेंट, यानी E/A का रेशियो कांस्टेंट होगा। इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि तुम रेशियो कांस्टेंट का मतलब अगर इसको बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, इसको घटाओगे तो ये भी बढ़ेगा। कांस्टेंट होने का मतलब इसको डबल करोगे तो ये भी क्या होगा, डबल। इसको 3 टाइम करोगे ये भी 3 टाइम हो जाएगा, इसको आधा करोगे ये भी आधा हो जाएगा, तभी कांस्टेंट होगा। यानी E/A का, यानी जिस तरह से E बढ़ेगा उसी तरह से A बढ़ेगा। E को डबल करोगे A को भी डबल हो जाएगा। यानी जैसा जितना इमिट करेगा, E इमिसिविटी से लेना देना था और A क्या था, एब्जॉर्प्टिव पावर से, यानी जितना इमिट करेगा उसी रेशियो में एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। यानी कि कोई बॉडी का इमिशन डबल होगा तो एब्जॉर्प्शन भी डबल होगा, या एब्जॉर्प्शन डबल ट्रिपल होगा तो इमिशन भी क्या होगा, ट्रिपल होगा। इसका मतलब है कि E और A एक ही रेशियो में जाता है। यानी कोई बॉडी जितना एब्जॉर्ब, अगर अच्छा एब्जॉर्बर है तो वो अच्छा एमिटर भी होगा। कोई बॉडी अगर अच्छा एब्जॉर्बर है, A ज्यादा है, तो E भी उसी रेशियो में ज्यादा होगा। यानी गुड एब्जॉर्बर इज गुड एमिटर और बैड एब्जॉर्बर इज बैड एमिटर। यानी जो हीट को जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा वो उतना ही ज्यादा इमिट भी करेगा। बात समझ में आई? तो पहले ये लिख लो, फिर लिखा दूंगा कंक्लूजन जो लॉग का। छोटे छोटे टर्म है, जल्दी से देख लेते हैं। अच्छा, इसमें बात कर लेते हैं। यानी E/A का रेशियो कांस्टेंट है, यानी E जिस रेशियो में बढ़ेगा A भी वैसे ही बढ़ेगा। इसका मतलब अच्छा एमिटर क्या है, अच्छा एब्जॉर्बर। लिख लो, एट सेम टेम्परेचर, या सो एट सेम टेम्परेचर, सो एट सेम टेम्परेचर, सो एट सेम टेम्परेचर मतलब कंडीशन एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक को ज्यादा हीट दे दिए तो ऑब्वियस है वो ज्यादा करेगा, एक को कम दे दिए। सो एट सेम टेम्परेचर गुड एब्जॉर्बर इज गुड एमिटर, गुड एब्जॉर्बर इज गुड एमिटर,
गुड एब्जॉर्बर इज गुड एमिटर एंड गुड एमिटर एंड वाइस वर्सा लिख सकते हो, एंड गुड एमिटर इज अ गुड एब्जॉर्बर, एक ही बात है। गुड एमिटर इज अ गुड एब्जॉर्बर, और उल्टा भी लिख सकते हो वाइस वर्सा कि गुड एब्जॉर्बर भी गुड एमिटर होगा। जनरली जो अच्छा एब्जॉर्बर या एमिटर होता है सरफेस, वो जनरली वाइट होता है। वाइट अच्छा इमिट करता है ना, वाइट कमरे का कलर वाइट है या कोई वाइट है तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट सबसे ज्यादा करता है, तो वो अच्छा एब्जॉर्बर भी होगा तभी अच्छा एमिट कर पा रहा है। अच्छा एब्जॉर्बर भी है, अच्छा एमिटर भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक टर्म की, दैट इज इमिसिविटी। इमिसिव पावर अलग टर्म था, देखा, एक टर्म आता है इमिसिविटी। इमिसिविटी, इमिसिविटी इसको लिखते हैं ई से, स्मॉल ई से। इमिसिविटी स्मॉल ई से लिख लो, क्या है डेफिनेशन लिख लो, या ऐसा सिंपल हम रेशियो है लिख लेंगे। देखो, इट इज हार्डकोर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। हार्डकोर, HARDCORE, इट इज हार्डकोर। हार्डकोर का मतलब होता है मेनली, यानी हार्डकोर यानी मूल रूप से, यानी इट इज हार्डकोर। हार्डकोर बोर्ड पे लिखा प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, हार्डकोर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, हार्डकोर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ई क्या है, इमिसिविटी दरअसल रेशियो होता है इमिसिव पावर का। तो ये रेशियो होता है इमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी, मतलब किसी बॉडी को, नॉर्मल बॉडी का, इमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी एट टेम्परेचर T, ऑफ ए बॉडी एट टेम्परेचर T डिवाइड बाय इमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी एट टेम्परेचर T डिवाइड बाय इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर T। मतलब किसी नॉर्मल बॉडी का के इमिसिव पावर का कंपेयर करना किससे, इमिसिव पावर से, किसके, तो ब्लैक बॉडी का। यानी E इक्वल टू हम बोल सकते हैं E बाय EBB, यानी E कोई बॉडी का, कोई नॉर्मल बॉडी का, डिवाइड बाय E ब्लैक बॉडी। तो नॉर्मल बॉडी और ब्लैक बॉडी के इमिसिव पावर के रेशियो को ही बोलते हैं इमिसिविटी। यानी कि नॉर्मल बॉडी ब्लैक बॉडी के कंपेयर में इमिसिव पावर कितना है। क्लियर है? तो इसका ऐसा यूनिट कितना होगा, जल्दी बताओ। इमिसिविटी यूनिटलेस होगा, क्योंकि सेम टाइप के क्वांटिटी का रेशियो है, सिमिलर का, और डायमेंशनलेस होगा। तो लिख लो, इट इज अ यूनिटलेस डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। इट इज अ यूनिटलेस डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट में बताया था यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी, उसमें एक इमिसिविटी भी आ जाएगा। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये सब होता है, उसी तरह से इमिसिविटी भी होता है। ठीक, अच्छा, और बात करें तो एक लॉ आएगा जिसको बोलते हैं स्टीफेंस लॉ। इसको बोलते हैं स्टीफेंस लॉ। स्टीफेंस लॉ ये क्या है, इसका सिंपल सा, इस लॉ का क्या कहना है, इसका कहना है कि स्टीफेंस लॉ, ये फॉर्मूला है, क्या है, तो एनर्जी रिलीज्ड, कोई बॉडी द्वारा एनर्जी रिलीज्ड पर सेकेंड। ठीक है, एनर्जी रिलीज पर सेकेंड, इसका क्या क्या कहना है कि एनर्जी रिलीज पर सेकेंड क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू, मुझे एक बात बताओ, एरिया ज्यादा होगा तो एनर्जी रिलीज ज्यादा होगा कि एरिया कम होगा? तो एनर्जी रिलीज पर सेकेंड मतलब टाइम के साथ, तो रैपिडली कब होगा, जब एरिया ज्यादा होगा तो एनर्जी रिलीज ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि बताया भी है, मान लो ग्लास में गर्म पानी है, उसको पतीले में किसी थाली में उड़ेल दिए तो क्या होगा, जल्दी एनर्जी रिलीज होगा, जल्दी हीट निकलेगा। तो पर सेकेंड प्रोपोर्शनल टू क्या बोलेंगे, ए। टेम्परेचर डिफरेंस से क्या रिलेशन होगा, अच्छा ए, और क्या है, इमिसिविटी के भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इमिसिविटी। क्यों? क्योंकि इमिसिविटी किसी बॉडी के इमिसिव पावर का रेशियो है किससे, ब्लैक बॉडी से। तो किसी बॉडी का इमिसिव पावर जितना ज्यादा होगा उसकी इमिसिविटी उतनी ज्यादा होगी,
और इमिसिव पावर जितना ज्यादा होगा एनर्जी रिलीज बॉडी क्या करेगा उतना ज्यादा करेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई होगा, स्मॉल ई इमिसिविटी, क्लियर है। अच्छा, और टेम्परेचर के साथ रिलेशन है, टेम्परेचर के भी क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा, पर टेम्परेचर के पावर क्या है, लॉ दिया गया 4। ये कैसे निकलता है, बहुत तरीके हैं, जिसमें से एक डायमेंशन भी तरीका है जो पहला यूनिट मेजरमेंट में बताया था कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन टू स्टेब्लिश अ रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, वहां पे टी इक्वल एबीसी मांग के, जहां पे टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी करके दिखाया था। तो वही सब में तरीका है कि टी की पावर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो इन सब के क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया। यानी एनर्जी रिलीज, मान लो डी क्यू, एनर्जी हीट एनर्जी की बात करें, रिलीज को हमने लिख लिया आर से, यानी डी क्यू आर बाई डी टी, एनर्जी रिलीज पर सेकेंड। स्मॉल टी से जब भी लिख रहा हूँ चैप्टर में जनरली टाइम को लिख रहा हूँ, और कैपिटल टी से टेम्परेचर को, तो इतना। अच्छा, टी ये जो टेम्परेचर है ध्यान रखना, ये किस में है, ये केल्विन में है, ये केल्विन में है। और टी टेम्परेचर किसका है, तो कहां से बॉडी रेडिएट करता है, सरफेस से, तो बॉडी का कौन सा टेम्परेचर है, ये सरफेस टेम्परेचर, बताया भी था पहले, तो सरफेस टेम्परेचर है। तो इन सबके प्रोपोर्शनल, अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं लिखूंगा तो एक कांस्टेंट लगाते हैं सिग्मा, और बाकी ई है, ए है, सबको कंबाइन कर दिया, टी की पावर 4, इन तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट लगाया। कांस्टेंट को किससे लिखते हैं, सिग्मा। सिग्मा को क्या बोलते हैं, सिग्मा को बोलते हैं स्टीफेंस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू जनरली एग्जाम में गिवन होती है, लेकिन ठीक है पता भी रख सकते हो, कभी कभी नहीं भी दे सकता है। तो स्टीफेंस कांस्टेंट खास करके जो तुम्हारा ऐसे दिया होता है जनरल एग्जाम, जैसे है जेईई मेन वगैरह में जनरली देता है, मान लो और भी देते हो तुम, वेस्ट बंगाल भरते हो या और कोई भरते हो, उन सब में हो सकता है कहीं ना भी दिया हो, तो जो भी है याद रखना है। तो सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा की वैल्यू होती है, इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10 टू द पावर, याद रखो 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 स्टीफेंस कांस्टेंट, जो प्रोपोर्शनलिटी हटाया। इसका डायमेंशन को बता सकता है, यूनिट, सॉरी यूनिट बताने जाओगे ना, सिग्मा क्या बताना है, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड को जो बोलते हैं वॉट, ये वॉट हो गया। ई तो डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस है, एरिया का मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर का केल्विन की, टेम्परेचर सेकेंड केल्विन की पावर 4, तो जूल पर सेकेंड वॉट हो गया, वॉट इधर आएगा, नीचे जाएगा मीटर स्क्वायर, केल्विन की पावर 4 स्टीफ। यूनिट मेजरमेंट में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। हाँ, ज्यादा काम ऐसे पड़ जाता है कि यूनिट डायमेंशन के जो क्वेश्चन आते हैं, स्टीफेंस कांस्टेंट का डायमेंशन बताओ, या स्टीफेंस कांस्टेंट 4 मिलाने में दे दिया, स्टीफेन कांस्टेंट, सरफेस टेंशन, इस तरह से 3-4 विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 4 दे दिया, कुछ 12 का दे दिया, परमिटिविटी, और चारों को मैचिंग दे दिया कि सही डायमेंशन का मिलाओ या यूनिट का मिलाओ। तो इसलिए सबका यूनिट पता होना चाहिए, मेनली फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, तो यूनिट तो निकाल ही लो। इसका डायमेंशन भी निकाल के देख लो, तो आसान से है, तब तक निकालो डायमेंशन जल्दी से, स्टीफेंस कांस्टेंट। वॉट को जब W से लिखते हैं, बहुत सुंदर। वॉट किसकी यूनिट है, पावर की। पावर क्या है, जूल पर सेकंड। जूल किसका है, जूल एनर्जी, एनर्जी का क्या लिखते हैं, m² m2L2T-2, एनर्जी या वर्क यही लिखते हैं ना, m2L2T-2, हाँ ml², जागे लोग, अच्छा लगा। तो ml² T-2 होता है इसका, ठीक, एनर्जी का। बाय क्या है, टाइम, बाय टाइम मतलब T, और उधर आएगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर नीचे आएगा यानी L², नीचे आएगा, और क्या आएगा, केल्विन की पावर 4, तो L² चला जाएगा, तो m इंटू क्या हो जाएगा, T टू द पावर -3 K की पावर -4। ये डायमेंशन, तो किसी का भी डायमेंशन निकाल सकते हो, बेसिक चीज है, बस वर्क तक का याद रखोगे तो थोड़ा फास्ट होगा, पहले ही बताया यूनिट मेजरमेंट में बेसिक चीज है। ठीक है, अब देखो
जो स्टीफेंस लॉ पूछा जाए ना, तो स्टीफेंस लॉ वही है, वहीं तक है। स्टीफेंस लॉ पूछा जाए तो स्टीफेंस लॉ वहीं तक है। अब इससे कुछ चीजें और निकाल के हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। एक तो यही है, स्टीफेंस लॉ यही है, ठीक। दूसरा, अब हम बात करें तो स्टीफेंस लॉ के अलावा, लिखिए क्या लिख रहे हो? हो गया। देखो अब हम बात करते हैं स्टीफेंस लॉ, ये नहीं है, ये चीज स्टीफेंस लॉ नहीं है, पर इसी से आगे लिखा जा सकता है, देखा जा सकता है। एक अगर एनर्जी रिलीज बोला हमने, तो एक हम बोल सकते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब पर सेकेंड। तो एनर्जी एब्जॉर्ब पर सेकेंड का भी जो रिलेशन होगा ना, ऐसा ही होगा। तो एनर्जी एब्जॉर्ब पर सेकेंड अगर इससे देख के लिखते हैं तो dqa/dt, dqa/dt, ए से लिखा है एब्जॉर्ब, आर से लिखा है रिलीज्ड। तो क्या होगा, यहां भी अगर मैं सेम टाइप से रिलेशन बनता है, सेम टाइप से बनेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब क्या डिपेंड करेगा कि तुम्हारा बॉडी कितना एब्जॉर्ब कर रही है। तो एब्जॉर्ब क्या डिपेंड करेगा, इसका सरफेस का टेम्परेचर पे, सिग्मा ई, एब्जॉर्ब के जगह पे क्या होगा, एब्जॉर्प्टिव वाला होगा, ई तो इमिसिविटी था ना, एब्जॉर्ब की बात करेंगे तो एब्जॉर्प्टिविटी आना चाहिए, ए आना चाहिए, तो ए होगा। उसके बाद यहां भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्ब एरिया, जितना बड़ा एरिया होगा उतना एब्जॉर्ब करेगा। टेम्परेचर से रिलेशन डायमेंशनली वही आता है, T⁴, यहां पे लिख लिया Ts⁴। क्यों, S का मतलब क्या है, S का मतलब है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, एब्जॉर्प्शन टेम्परेचर की, Ts⁴ क्या हो जाएगा 4। T क्या है, देखो T बॉडी का टेम्परेचर है और Ts सराउंडिंग का टेम्परेचर है। एब्जॉर्ब करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, सराउंडिंग जितना ज्यादा देगा उतना एब्जॉर्ब करेगा। और रिलीज करने का मतलब क्या है, बॉडी रिलीज कर रहा है, एब्जॉर्ब कहां से करेगा, सराउंडिंग से करेगा, और रिलीज कौन करेगा, बॉडी करेगा। तो एब्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड करता है कि बॉडी का टेम्परेचर से सराउंडिंग का ज्यादा होना चाहिए, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर हीट फ्लो होता है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना ज्यादा है उस पर डिपेंड करेगा कि बॉडी कितना एब्जॉर्ब करेगा। और जब रिलीज करने की बात आएगी तो बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर T लिखा है यहां, और सराउंडिंग का क्या है Ts, तो यहां क्या आएगा Ts⁴। अब एक बात समझो, अगर मैं टेम्परेचर को फिक्स करूं, समझना जरा बात को, एट फिक्स्ड टेम्परेचर, एट, इस पे क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है, एट फिक्स्ड टेम्परेचर, आसान न्यूमेरिकल आता है इन सब चीजों पे। एट फिक्स्ड टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर फिक्स करूंगा तो फिक्स टेम्परेचर पे एक बात देखा था पहले कि A इक्वल टू क्या होता है, E, मतलब जितना एब्जॉर्ब करता है उतना ही एमिट करता है, अगर टेम्परेचर वेरी नहीं कराएंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूं, A के जगह पे क्या लिख सकता हूं, E लिख सकता हूं। तो सिग्मा E A T⁴, अब एक बात समझो, ये एनर्जी क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, और वो एनर्जी क्या हुआ, रिलीज हुआ। अगर मैं बोलूं एनर्जी लॉस कितना हुआ, अब देखो यहां पे अगर मैं इनसे निकालूं नेट हीट लॉस, नेट हीट लॉस, तो हीट का लॉस कैसे निकालेंगे कि कितना तुम्हारा रिलीज हुआ माइनस कितना क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, dQr/dt माइनस d तुम्हारा QA/dt। हीट लॉस अगर मैं बोलता हूं, समझना, हीट लॉस बोलता हूं तो हीट लॉस का मतलब अगर 40 जूल एब्जॉर्ब हुआ है, और लॉस का मतलब क्या है कि ये ज्यादा होना चाहिए, दिस माइनस इतना रिलीज किया और कितना एब्जॉर्ब किया, तो रिलीज ज्यादा होना चाहिए एब्जॉर्प्शन के कंपेयर में। तो बोलोगे एब्जॉर्प्शन कंपेयर में रिलीज क्यों होगा, हो सकता है बॉडी का टेम्परेचर पहले सराउंडिंग के ज्यादा रहा होगा। तो लॉस क्या बोलेंगे, दिस, और दिस का मतलब है ये निकाल चुके वो निकाल चुके, दोनों को सबट्रैक्ट करो, दोनों को जब सबट्रैक्ट करोगे तो दोनों में कॉमन आ रहा है सिग्मा EA, तो सिग्मा EA को बाहर कर लेंगे, समझना, सिग्मा इंटू E इंटू A को बाहर किया, क्या बचा T⁴ माइनस Ts⁴। T बॉडी का टेम्परेचर है और Ts क्या है, सराउंडिंग का टेम्परेचर है। तो बॉडी का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर, हीट लॉस मतलब हीट का लॉस होना, निकलना। तो हीट का निकलना किस पर डिपेंड करेगा कि बॉडी से हीट निकलेगा, तो बॉडी का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर, जितना डिफरेंस रहेगा उतना बॉडी हीट लूज करेगा, उतना हीट निकलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये रिलेशन नोट कर लो, फिर हम इस पे क्वेश्चन करेंगे।
एक लॉ है, देख लेते हैं, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। एक होता है विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ सब साइंटिस्ट के नाम पे है। तो ये क्या लॉ है, लिखते भी चलेंगे साथ में समझते भी चलेंगे कंसेप्ट, ठीक है। तो लिखो लिखो, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर लिखना इसमें, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर ब्रैकेट में लिखना बिलो, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर बिलो, बिलो लगभग ऐसा कुछ नहीं है पर अप्रॉक्स मान लो तो अबाउट 600 डिग्री सेल्सियस, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस बिलो, अबाउट 600 डिग्री सेल्सियस, द थर्मल रेडिएशन, द थर्मल रेडिएशन emitted by a body, thermal radiation emitted by a body is not visible, is not visible, is not visible, देख नहीं सकते कोमा, most of it is concentrated, most of it is concentrated, most of it is concentrated in wavelengths, most of it is concentrated in wavelengths much longer than, wavelengths much longer than, much longer than those of, those of, much longer than those of visible light, those of visible light, those of visible light। क्यों ऐसा समझ रहे हो कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर बिलो अबाउट तुम्हारा 600 डिग्री सेल्सियस, उससे कम पे क्या होता है कि थर्मल रेडिएशन तो निकलेगा, लेकिन रेडिएशन बताया था ना ईएम वेव रैमिन वैक्सी फॉर्म में, तो पर वो क्या होता है विजिबल नहीं होता, क्योंकि विजिबल जो लगभग उस रेंज में आएगा ना 3800 7600 ऐसा कुछ, तो उसी को हम देख सकते हैं एंगस्ट्रॉम में अगर बात करें तो, या 380 से तुम्हारा कितना बोले 760 नैनोमीटर के आसपास, उससे ज्यादा कम को हम नहीं देख सकते। तो जो उसकी वेवलेंथ होती है ना, उसकी रेंज क्या हो जाती है, उससे ज्यादा में चली जाती है, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे तो उससे कम में जाएगा, तो उसको हम क्या हो सकता है नहीं देख सकते। इसी के लिए क्या किया गया था, कुछ एक्सपेरिमेंट से चीजें देखी गई, उसके लिए कर्व भी बनाया गया। तो लिखो लिखो, या एक रिलेशन देखते हैं जो कर्व इसमें बना था, जरा इसको समझ लेना क्या है। विन्स डिस्प्लेसमेंट कर्व बोलते हैं इसको। इसमें क्या किया गया, अलग अलग टाइप से ग्राफ बना है, इसको ग्राफ को डेटा में ऐसे एनसीईआरटी टाइप का लिख ले रहा हूँ, उससे एग्जैक्टली डेटा से मतलब नहीं कि इतने टेम्परेचर पे ये हो रहा है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि ये बता क्या रहा है, कॉन्सेप्ट समझना है ये ग्राफ बता क्या रहा है, एग्जैक्टली किस पे क्या हो रहा है वो याद नहीं रखना, मैं डेटा बुक का ले रहा हूँ तो समझाने के लिए। इस तरह से कुछ इधर खिसका, इसमें कुछ कुछ चीजें विशेष हो रही है, क्या विशेष हो रहा है वो देखेंगे हम, और कुछ ऐसा बनाया, इसका पीक यहाँ गया, इसमें तीनों में कुछ दिख रहा है क्या, तीनों का पीक देखो, पीक शिफ्ट हो रहा है, पीक जो है पीक मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम, हाँ देखे होगे, टेम्परेचर के साथ रिलेशन नहीं देखे होगे, इस टाइप का देखे होगे, विन्स डिस्प्लेसमेंट नहीं देखे होगे। तो ई क्या था, इमिसिविटी, इमिसिविटी ई लैम्डा, इमिसिविटी ई वेब लैम्डा पर्टिकुलर गिवन वेवलेंथ के लिए क्या है समझेंगे, और इस यही था क्या रिलेशन केमिस्ट्री में जो देखे होगे, अच्छा तब तो पढ़ी हो। वेवलेंथ, वेवलेंथ किस में है, नैनोमीटर में, तो विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ केमिस्ट्री में था क्या, अच्छा अच्छा, जैसे सर एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी हम लोग बॉम्बार्डिंग करते हैं टेम्परेचर वीडियो आता है, अच्छा हाँ, तो वो केमिस्ट्री से रिलेटेड वहाँ पे डील हुआ होगा, जो फेनोमेनन उसका केमिस्ट्री को कवर करता है। 3000 केल्विन, ये 4000 केल्विन, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली कितना क्या हो रहा है वो नहीं देखना, तुमको ग्राफ क्या बता रहा है वो देखना है।
अब देखोगे टेम्परेचर घट रहा है, देखो इधर टेम्परेचर घटता जा रहा है ना, तो जो पीक है वो किधर शिफ्ट हो रहा है, राइट साइड शिफ्ट हो रहा है। तो यानी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, राइट साइड शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि ये जो मैक्सिमम दे रहा है कर्व, यानी मैक्सिमम जो दे रहा है वो मैक्सिमम जो दे रहा है वेवलेंथ में, वो क्या हो रहा है, राइट साइड खिसक रहा है। इसका क्या मतलब है देखेंगे, पहले इसको रफली बना लो फिर हम बताते हैं। मतलब रफली बना लो। फिगर शोज लिखना, फिगर शोज, ये फिगर क्या बता रहा है, फिगर शोज हाउ द एनर्जी ऑफ ए ब्लैक बॉडी रेडिएशन, हाउ द एनर्जी ऑफ ए ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एनर्जी ऑफ ए ब्लैक बॉडी रेडिएशन varies with temperature and wavelength, varies with temperature and wavelength, varies with temperature and wavelength, ठीक, temperature and wavelength, full stop. As the temperature of the black body increases, temperature of the black body increases, temperature of the black body increases, two different behaviors are observed, two different behaviors are observed, two different behaviors are observed। फर्स्ट लिखना, नीचे लिखना फर्स्ट, नीचे लिखना फर्स्ट। क्या बताया, ये ब्लैक बॉडी के लिए ग्राफ है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये ग्राफ बता रहे थे, क्या बीच में रुक गया था, ब्लैक बॉडी के लिए है, दो ऑब्जर्वेशन मिला। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन लिखा दिया क्या, पीक ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं बीच में रुक गया था तो लिखाया था फर्स्ट, नहीं। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या लिखा है बोर्ड पे, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन लिख लो, क्या है, द पीक क्या लिखा है, द पीक ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट्स टू शॉर्टर वेवलेंथ, पीक ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट्स टू शॉर्टर वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ। अब देखो क्या हो रहा है, पीक ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट टू द शॉर्टर वेवलेंथ, तो देखो शॉर्टर वेवलेंथ यानी कि इसका पीक जो है यहां पे आया, वेवलेंथ की वैल्यू क्या है, कम है पीक के पास, ये पीक जो है यहां वेवलेंथ क्या है और है, ये देखो वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी, एक ऐसे है, एक तुम्हारा ऐसे है, ऐसे जा रहा है एक वेव, एक वेव ऐसे जा रहा है, पीक ज्यादा उठ गया है, ऐसे दोनों में वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, दूसरे वाले की ज्यादा है, दूर तक गया है, मत समझो दो क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में दो पॉइंट जो सेम फेज में है, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। सिंपल सा आप ऐसे समझ सकते हो, अगर क्रिकेट खेल रहे हो, बॉल को बहुत ऊपर उछाल देते हैं ना, जनरली दूरी कम जाता है, फ्लैट अगर जाएगा तो ज्यादा दूरी जाता है, कम इस पे हाइट पे। तो इसमें से वेवलेंथ सबसे कम किसका है, जो ज्यादा उठा, इसका वेवलेंथ, ये शॉर्टर वेवलेंथ का है। तो इसका पीक देखो किधर शिफ्ट हो गया है, पीक इधर है, तो क्या लिखे, पीक शिफ्ट टुवर्ड क्या होगा, शॉर्टर वेवलेंथ। तो जितना शॉर्ट वेवलेंथ होगा पीक क्या होगा, शिफ्ट होगा। पीक सबसे ज्यादा इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है। तो पहला ये कह रहा है, ठीक है ना, पहला ये कह रहा है, तो लिख लो इसको, दिस शिफ्ट इज फाउंड टू ओबे, दिस शिफ्ट इज फाउंड टू ओबे, दिस शिफ्ट इज फाउंड टू ओबे द रिलेशन, ठीक है, रुक जरा बार बार। तो दिस शिफ्ट इज फाउंड टू ओबे द रिलेशन, क्या बोला, ओबे द रिलेशन, इस रिलेशन को फॉलो करता है। क्या मतलब समझेंगे, लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू बी, लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू बी, और इसी को बोलते हैं विन्स लॉ। ये जो पहला इससे रिजल्ट निकला ना, पहला जो ऑब्जर्वेशन है उसी को बोलते हैं विन्स लॉ। दूसरा भी हम देखेंगे कुछ निकलता है, पर विन्स लॉ पूछा जाए तो विन्स लॉ इसी को बोलते हैं। तो लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू बी, यहाँ पे लैम्डा एम क्या है, लैम्डा एम है, लिखो इज द वेवलेंथ, इज द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। लैम्डा एम इज द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू, लैम्डा एम इज द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम, करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, बोर्ड पे लिखा हुआ है ई लैम्डा, करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर ई लैम्डा, ठीक है, मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर ई लैम्डा, ठीक।
यानी ये जो तुम्हारा मैक्सिमम वेवलेंथ है ना, वो किसके करस्पॉन्डिंग है? देखो मैक्सिमम वेवलेंथ क्या है, ये है, ये करस्पॉन्डिंग क्या है, ई लैम्डा। ई लैम्डा जो है ये वाला, इसके लिए क्या है, ये है, इसके लिए क्या है, ये है। तो वही चीज लिखाया है कि लैम्डा एम कौन वाली वेवलेंथ है, वो वाली वेवलेंथ है जिसपे उस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल के लिए मैक्सिमम इमिसिव पावर होगा। इसके लिए मैक्सिमम इमिसिव पावर यहां है, इसके करस्पॉन्डिंग इस वाले के लिए लैम्डा एम ये है, इसके लिए इमिसिव मैक्सिमम ये है, इसके लिए लैम्डा एम, इस वाले के लिए लैम्डा एम ये है, लैम्डा एम, इस वाले के लिए लैम्डा एम ये, तीनों के लिए अलग अलग है। ऐसा नहीं कि लैम्डा एम पहले वाले के लैम्डा एम 1 2 3, मतलब इस वाले के लैम्डा एम ये, इस वाले के लैम्डा एम। लैम्डा एम वो वाली वेवलेंथ है जो कि मैक्सिमम ई लैम्डा को दिखा रही है। ई लैम्डा क्या है, इमिसिविटी। और इमिसिविटी क्या थी कि किसी बॉडी का इमिसिव पावर ब्लैक बॉडी कंपेयर में, यानी कोई बॉडी कितना ज्यादा एनर्जी इमिट कर रही है। तो जो जितना ज्यादा, जो मैक्सिमम जिस जो वेवलेंथ पे, मैक्सिमम जिस वेवलेंथ पे बॉडी एनर्जी इमिट करेगी, मैक्सिमम जिस वेवलेंथ पे बॉडी एनर्जी इमिट करेगी वो है लैम्डा। और इनटू टी टेम्परेचर का प्रोडक्ट क्या होता है, बी। बी यहां पे क्या है, कांस्टेंट। बी यहां पे कांस्टेंट है, बी यहां पे कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, क्योंकि जिसके नाम पे साइंटिस्ट का, इस कांस्टेंट को बोलते हैं विन्स कांस्टेंट। बी इज अ कांस्टेंट कॉल्ड विन्स कांस्टेंट, लिख लो, बी इज अ कांस्टेंट कॉल्ड विन्स कांस्टेंट। इसकी भी वैल्यू होती है, इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 2.898। रफली जाओगे तो 2.9 समथिंग, या 3 भी बोल सकते हो। बहुत रफली जाओगे तो 3 भी बोल सकते हो। तो 3 इंटू 10 टू द पावर -3, 3 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है ना। इसकी वैल्यू इन सब की याद, इसकी ना भी रखोगे चलेगा, जनरली एग्जाम में गिवन ही होता है। हाँ, काम क्या है इसका, इसका यूनिट जरूर याद होना चाहिए। यूनिट डायमेंशन में ये सब पूछता है, विन्स का, स्टीफेंस का, ये सब पूछ सकता है। तो यहां पे अगर देखोगे इसका यूनिट क्या होगा, लैम्डा क्या है, मीटर, मीटर है, वेवलेंथ का मीटर होता है, वेव की लेंथ, लेंथ मीटर। और टेम्परेचर क्या है, केल्विन, तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर केल्विन। हाँ, डायमेंशन मीटर केल्विन या केल्विन मीटर, जो बोलो। डायमेंशन क्या है, मीटर केल्विन, यूनिट, सॉरी यूनिट है मीटर केल्विन। तो लैम्डा एम इंटू टी क्या पता चला, इससे कांस्टेंट है। यानी इसका मतलब क्या, नीचे लिख लो, लैम्डा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो है, टेम्परेचर। अच्छा, लैम्डा एम कौन सी वेवलेंथ है, सब वेवलेंथ है, नहीं, वो वेवलेंथ है जिसपे क्या है, जिसपे तुम्हारा मैक्सिमम इमिसिविटी है। यानी सबसे ज्यादा इमिट जिस वेवलेंथ पे कर रहा है वो वाली वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर जितना कम होगा या ज्यादा होगा, एक ही बात, तो उल्टा करोगे, टेम्परेचर जितना कम होगा तो जिस वेवलेंथ पे मैक्सिमम इमिट करेगा वो उतना ज्यादा होगा। ये इसका कहना है, समझ में आ रही बात। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा तो जिस वेवलेंथ पे मैक्सिमम इमिट करेगा वो उतना कम होगा। देखो टेम्परेचर सबसे ज्यादा इसका है, तो जिस वेवलेंथ पे मैक्सिमम इमिट कर रहा है वो सबसे कम है। पहले लैम्डा एम की पहले आ जा रहा है, एक्स एक्सिस पे लैम्डा की वैल्यू बढ़ रही है ना, तो लैम्डा सबसे ज्यादा किसके लिए है, इसके लिए। इसका टेम्परेचर सबसे कम है, लैम्डा देखो सबसे राइट में है। फिर इसका टेम्परेचर उससे बड़ा, लैम्डा क्या है, और इसका फिर क्या, लैम्डा और लेफ्ट में और कम है। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो लैम्डा कम होगा। कौन सा लैम्डा, हर वेवलेंथ है, वो वेवलेंथ जिसपे मैक्सिमम इमिसिविटी हो रही है। इस लॉ का ये कहना है, ठीक। बेसिक सा चीज है, इसी पे क्वेश्चन आ जाता है। यानी मैं अगर इसको थोड़ा समझने के लिए लिख दूं, आपका ऑलरेडी कहा गया, हाँ, इस पे समझने के लिए लिख दूं, मान लो इसको 1 कर दूं, समझना, इसको 2 बोल दूं, इसको 3 बोल दूं, 1 2 3, तीनों में जरा मुझे बताओ इसका ऑर्डर क्या है। 1 2 3 में टेम्परेचर का ऑर्डर क्या है, T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, टेम्परेचर का ये ऑर्डर है। तो जरा मुझे बताओ मैक्सिमम वाली वेवलेंथ का ऑर्डर क्या हुआ है, लैम्डा एम मैक्सिमम, लैम्डा M1 उल्टा हो गया है, लैम्डा M2 लैम्डा M3, टेम्परेचर के उल्टा वेवलेंथ चला है मैक्सिमम वाला। तो ये कहना है,
सिंपल आपको ऐसे मान लो ग्राफ दे दिया जाए और ऑप्शन में दे दिया जाए कि रिलेशन कौन सा सही है, या बोल दिया जाए लैम्डा m1 इसके लिए लैम्डा m2 इसके लिए लैम्डा m3, तीनों यहां पे लिख दिया, यहां लैम्डा m1 m2 m3, पूछा गया टेम्परेचर का ऑर्डर बताओ, ये नहीं लिखा 3000 4000 2000 कुछ नहीं, वो टेम्परेचर का ऑर्डर बताओ, तो टेम्परेचर का ऑर्डर लैम्डा m के उल्टा होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका ये कहना है। हाँ देख लो, जल्दी देखते हैं। तो इससे दो कंक्लूजन था। फर्स्ट देख लिया, आपको जो एनसीईआरटी में है वो फर्स्ट ही डील किया हुआ है, तो एनसीईआरटी और एकेडमिक के लिए बस वीन्स लॉ यही तक जानना है। कंपटीशन के लिए एक और निकलता है, उसको भी जानना चाहिए। वीन्स पूछा जाए तो वीन्स ये पहला वाला ही है, सेकंड नहीं है। सेकंड लिख लो, इस ग्राफ से जो निकला लिखो, सेकंड इफेक्ट इज, सेकंड पॉइंट लिख लो, द सेकंड इफेक्ट इज दैट, इसको समझते हैं, इज दैट, पहले मैं लिखा देता हूं फिर समझेंगे। इज दैट total amount of energy the black body, दोनों विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ ब्लैक बॉडी के बारे में बात किया जाए करता है। बहुत बेसिक सा पूछ दिया जाए, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ किसको डील करता है? ब्लैक बॉडी को डील करता है, लेकिन उतना बेसिक इधर नहीं आता है तुम लोगों को। द सेकंड इफेक्ट इज दैट, क्या लिखे, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी द ब्लैक बॉडी एमिट्स पर यूनिट एरिया, ब्लैक बॉडी एमिट्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्या होगा? टोटल याद करो, एमिट के लिए लिखाया था सिग्मा ई ए टी की पावर 4, ऐसा लिखाया था ना। तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब यूनिट एरिया के लिए मैं बोल रहा हूं, यूनिट एरिया के लिए तो ए क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यूनिट का मतलब 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 1। और ब्लैक बॉडी के लिए एक ध्यान रखना, या साइड में कहीं लिख लो, फॉर ब्लैक बॉडी कहीं साइड में लिख लो, नोट देके, इमिसिविटी 1 होती है। क्यों 1 होती है ब्लैक बॉडी के लिए? या जहां पे इमिसिविटी लिखे थे ना, वहां एक बात लिख लो, नोट देके, जहां पे इमिसिविटी का डेफिनेशन लिखा था वहीं पे लिख लो। इमिसिविटी क्या होता है? इमिसिविटी क्या बोले थे? इमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी बाय इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो जब मैं ब्लैक बॉडी के लिए बात करूंगा तो क्या बोलूंगा? इमिसिव पावर ऑफ कोई बॉडी, तो कोई बॉडी में ऊपर क्या आएगा? ब्लैक बॉडी ही आएगा, डिवाइड बाय इमिसिव पावर ऑफ क्या आएगा? ब्लैक बॉडी, तो रेशियो क्या होगा? 1। तो ब्लैक बॉडी के लिए ध्यान रखना, ई की पावर क्या होती है? ई इक्वल टू 1 होती है, पावर बोल रहे हैं, ई इक्वल टू 1। ब्लैक बॉडी किसको ट्रीट करते हैं? सन को, प्लस जिसकी अपनी लाइट होती है स्टार भी सन कैटेगरी स्टार। तो जहां भी सन वर्ड दिखे, स्टार दिखे, उसके लिए ई क्या लेना है? 1 लेना है, ठीक। तो यहां हम ब्लैक बॉडी के लिए बात कर रहे हैं ना, तो ब्लैक बॉडी के लिए ए तो यूनिट एरिया बोला तो A1 हो गया, ई क्या हो गया? 1 है, चूंकि ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी के लिए ही लॉ है ये जो ऑब्जर्वेशन। तो क्या होगा? ब्रैकेट में लिखना सिग्मा टी टू द पावर 4 बोलेंगे। इसको 1 कर दिया, इसको 1 कर दिया, तो ये लिखेंगे, तो ब्रैकेट में लिखो सिग्मा टी टू द पावर 4 पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ब्रैकेट में सिग्मा टी टू द पावर 4 इंक्रीजेस विथ दिग्बी रिलेशन में इंक्रीजेस विथ फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल टी, फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल टी। दिस इज ऑल्सो नोन एज इमिसिव पावर, कैपिटल टी, दिस इज ऑल्सो नोन एज इमिसिव पावर, दिस इज ऑल्सो नोन एज इमिसिव पावर। इसको इमिसिव पावर भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज इमिसिव पावर। इस पे एक मैथमेटिकल रिलेशन बता देता हूं जिसपे कि न्यूमेरिकल बनते हैं या बन सकते हैं अच्छे न्यूमेरिकल। तो मैथमेटिकल रिलेशन जरा मैं बना रहा हूं इसी ग्राफ को, ये ग्राफ एक सिंगल के लिए बना रहा हूं, जो बनाया ना यही ग्राफ सिंगल के लिए बना रहा हूं, जरा इससे एक बहुत अच्छा रिजल्ट मैथमेटिकल निकल के आएगा, देख लेते हैं उसको। अब एक बात देखो, इसमें से कैसा ग्राफ, किसी भी एक के लिए बना लो, मान लो इस तरह से ग्राफ था, ऐसा कुछ ग्राफ था, ये क्या था? ई की पावर ई लैम्डा था, ई की पावर थोड़ी, इमिसिविटी किसी वेवलेंथ के लिए, ठीक, इमिसिविटी किसी वेवलेंथ के लिए, और ये क्या था? वेवलेंथ था, और ये वाली वैल्यू क्या थी? लैम्डा, जिसपे कि ई मैक्सिमम हो, इमिसिविटी मैक्सिमम हो, ये चीज था, ठीक। अब इस ग्राफ का मान लो एक ग्राफ है ये एट टेम्परेचर मान लो T, ठीक, एक ग्राफ है ये एट टेम्परेचर T, समझना। दूसरा मैं एक और ग्राफ बना रहा हूं,
जरा क्या रिलेशन बताना चाह रहे हैं। इन सब पे अगर क्वेश्चन आता है ना तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, बस जो बता रहा हूं इसी रिलेशन पे ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट ही आ जाता है। तो बहुत ना कैलकुलेशन होता है ना कुछ होता है, बट इतना दूर तक हम जाते नहीं, हमको पता नहीं होता है, तो पहला ही विंस वाला देख के हम छोड़ देते हैं, सेकंड कंक्लूजन तक जाते नहीं। पर इन सब पे जब भी क्वेश्चन आता है तो अच्छा बात यह है कि बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन हमको पता ही नहीं होता है उतना दूर तक। ये लैम्डा। अब इसमें अगर मान लो ये टेम्परेचर ये है और टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया तो ग्राफ ऐसा होगा कुछ। अभी बताया अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो लैम्डा एम क्या होगा, पहले हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा दिए, मान लो ये टेम्परेचर T था और इसका टेम्परेचर मान लो 2T कर दिया, इसका टेम्परेचर मान लो 2T कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो कुछ ऐसा मामला होगा। ये जितना एरिया बनाएगा एग्जैक्टली क्लोज तो नहीं है, पर ये इसको लगभग टच करने लगता है, लगभग टच करने लगता है, तो इसका जो एरिया बनाएगा A1 और ये भी जो एरिया बनाएगा वो मान लो A2। एक एरिया बनाएगा A1, एक एरिया बनाया A2। अब जरा समझो इसको क्या बता रहा है। अब अगर मैं यहां पे देखो इमिसिविटी E इक्वल टू लिख रहे हैं, देखो इमिसिविटी E इक्वल टू लिख रहे हैं, तो E लैम्डा D लैम्डा में क्या कर रहा हूं जरा समझते हैं। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, 0 से इन्फिनिटी तक। एक बात समझो ये क्या चीज है, जरा ध्यान से समझना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सब है। पहला देखो एक रिलेशन मैथमेटिकल देखो, लैम्डा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T था, या लैम्डा एम इक्वल टू B बाई T, यही है, समझो ध्यान से। ये अगर ध्यान से समझो T इन्फिनिटी करेंगे तब ये 0 होगा, T इन्फिनिटी करेंगे तब ये 0 होगा, या लैम्डा जो है ये ग्राफ जो है वेवलेंथ 0 को टच नहीं करेगा, इसके पैरेलल चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी पे मामला 0 होगा और इनफाइनाइट टेम्परेचर कुछ होता नहीं है, एनीथिंग बियॉन्ड प्रेडिक्शन इज इन्फिनिटी। तो चूंकि इनफाइनाइट टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो ये कभी इसको टच नहीं करेगा। तो पुराने भी ग्राफ अगर बना है ना तो उसमें ध्यान ये चीज रखना कि ये लाइन कभी भी इसको टच नहीं करेगा, कहीं इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा, इसके पैरेलल चला जाएगा पर इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा। पहली ये बात क्लियर है। दूसरा समझो, इस ग्राफ का हमको अगर टच करा दिया है तो ध्यान रखना, पहले टच कर दिए हैं क्या, जो ग्राफ बताए थे विंस वाला में, नहीं तो टच नहीं करेगा, ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा सही कर लो। ऐसा होगा, बहुत एकदम करीब चला जाएगा, जरा दिखाना कहां है, हाँ बहुत करीब चला जाएगा, गड़बड़ी हो जाएगा, उसको ठीक कर लो। ये बहुत करीब चला जाएगा पर इसको टच नहीं करेगा, बहुत करीब चला जाएगा, समझो जरा, बहुत करीब चला जाएगा पर टच नहीं करेगा, ऐसे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको टच कहां करेगा, जब टेम्परेचर इन्फिनिटी होगा, और इन्फिनिटी क्या है, कहीं नहीं है, चलता चलेगा बियॉन्ड प्रेडिक्शन, इसलिए ये इसके बहुत नीचे चला जाएगा, करीब चला जाएगा। T की वैल्यू बहुत ज्यादा करेंगे ये लगभग 0 का अचीव करेगा, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं होगा। पहली बात क्लियर है। इसलिए ये एरिया क्लोज तो एग्जैक्ट नहीं है, तो एग्जैक्ट एरिया तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी टेंस टू एकदम करीब आ जाए तो कुछ एरिया बनेगा A2, और वो एरिया क्या बना, A1। तो अब एक बात समझो, मुझे किसी ग्राफ का एरिया बनाना है, अगर कोई जनरल शेप रहता है तो एरिया कैसे पता करते हैं, मतलब रेक्टेंगल रहा लेंथ इंटू ब्रेथ, स्क्वायर रहा तो साइड इंटू साइड, पर ये क्या है जनरल शेप नहीं है, तो ऐसे शेप में क्या करते हैं दोनों केस में, तो हम एक बहुत ही स्मॉल एरिया मानते हैं। ये देखने में इतना चौड़ा लग रहा है, दरअसल ये इतना चौड़ा भी नहीं है, हम बहुत ही कम चौड़ा मानते हैं इसको। ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में क्या लिखे हैं, वेवलेंथ, तो ये वेवलेंथ की बहुत स्मॉल वैल्यू होगी डी लैम्डा, लैम्डा की बहुत छोटी वैल्यू होगी डी लैम्डा। अब देखो ये इतना चौड़ा भी नहीं है, ये दरअसल इतना चौड़ा भी नहीं, चूंकि मुझे दिखेगा नहीं बोर्ड पे या समझ में नहीं आएगा इसलिए बनाया, एकदम लगभग एकदम नेग्लिजिबल चौड़ाई का है, तो बहुत कम चौड़ाई है ना, तो ये वाली जो कर्व दिख रही है कर्व भी नहीं होगी, ये दरअसल क्या हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है। तो इसका एरिया क्या करेंगे, फिर रेक्टेंगल का एरिया बोल सकते हैं, तो इसका एरिया बोलेंगे डी लैम्डा इंटू उस समय ई की वैल्यू, डी लैम्डा इसका एरिया ये होगा, लेंथ इंटू थिकनेस, तो इस समय इसका ये, तो ये क्या है, लैम्डा की ई लैम्डा कोई वैल्यू है एमिसिविटी की, तो इसका एरिया क्या लिखेंगे, इस छोटे से पार्ट का, छोटू से पार्ट का लेंथ इंटू थिकनेस, यानी ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा लिखेंगे, इसका एरिया लिखेंगे ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा, तो वही लिखा उसका एरिया ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा। और पूरे का निकालना तो इस तरह से छोटा टुकड़ा रखते चलो, कहां से, 0 से करते 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 इंफिनिटी तक रखो, तो इसका लिखेंगे पूरा कंप्लीट इमिसिविटी ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा
0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन। समझ में आया बात? तो इसका एरिया जब भी लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा, और इक्वल टू ये क्या है, एरिया अंडर कर्व, यानी इमिसिविटी ये है एरिया पूरा इमिसिविटी अंडर कर्व, कर्व कर्व किसका बीच का कर्व है, तो इमिसिविटी और लैम्डा के बीच में, ई लैम्डा डी लैम्डा कर्व का कर्व, ठीक। और दिस इक्वल टू क्या था, याद करो, हम थोड़ी देर पहले लिखे तो लिखाया था टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी द ब्लैक बॉडी एमिट्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट, ये टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ये किसके इक्वल है, दिस इक्वल टू लिखा ना, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, सिग्मा टी टू द पावर 4, तो दिस शुड इक्वल टू क्या बोलेंगे, सिग्मा टी की पावर 4। ये एरिया किसके इक्वल होगा, सिग्मा टी टू द पावर 4। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि इससे जो कंक्लूजन जो काम आएगा, जो हमको डायरेक्ट क्वेश्चन बात आई, यानी ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये प्रोपोर्शनल हम बोल सकते हैं टी की पावर 4 के, एरिया प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। ये ध्यान रखना है, एरिया प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। ये तो ठीक ही है, पर न्यूमेरिकल जो इस पे बनेगा सिंपल न्यूमेरिकल, एरिया टी की पावर 4, और एरिया इसका क्या दे रहा है, इमिसिव पावर। एरिया मतलब क्या है, इमिसिव पावर, यानी कोई ग्राफ है इस तरह का स्पेक्ट्रल लाइन का, और उसका बोला जाए इमिसिव पावर, इमिसिव पावर क्या होगा, तो प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। यानी अगर मुझे इन दोनों ग्राफ में A2 और A1 का रिलेशन बोला जाए, निकालो, ऐसे ग्राफ दे दिया A2 A1 का रिलेशन निकालो, निकाल सकते हो। देखो A2 A1 का, दोनों ब्लैक बॉडी है, इमिसिव पावर क्या होगा, ठीक। तो एरिया प्रोपोर्शनल टू क्या है, टी की पावर 4, तो एरिया प्रोपोर्शनल टू क्या बोलेंगे, टी की पावर 4। यानी अगर मैं रिलेशन वहां लिखूं इन दोनों ग्राफ से फ्रॉम ग्राफ, उन दोनों ग्राफ का अगर रिलेशन फ्रॉम ग्राफ, जो एग्जांपल में हमने ग्राफ यूज किया है, वहां से रिलेशन अगर देखूंगा A2 A1 में निकालना चाहूं, तो एक बात बताओ, क्या हम बोलेंगे A2 by A1, A प्रोपोर्शनल टी की पावर 4 इक्वल टू 2T by T, इक्वल टू बोलेंगे 2T by T की पावर 4, 2T by T की पावर 4, T से T कैंसिल किया होगा, 2 की पावर 4 मतलब 16, तो A2 और A1 का एरिया का क्या रेशियो होगा, 16, तो रेशियो क्या निकलेगा, 16। तो इसमें क्वेश्चन अगर बनता है तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा सिंपल, इसका दोनों का एरिया क्या होगा, टेम्परेचर का रेशियो होगा, जो भी टेम्परेचर एक का मान लो कर देते 3T, एक का T, क्या आंसर होता, एक का 3T करते, एक का T करते, एरिया का क्या रेशियो होता, 9 बहुत सुंदर, 3 की पावर 4 9, T की पावर 4 है ना, 81:1, समझे। तो ये आपको कई तरह की चीज बना दिया, दैत्य में बता दिया। इस चैप्टर में कहने को एक दो चीजें और छोटी मोटी है, वो मैं अगला जो मंडे शुरू करूंगा थर्मोडायनेमिक्स शुरू करूंगा, क्योंकि वहां तक अभी कराना है मुझे, तो थर्मोडायनेमिक्स शुरू करूंगा। थर्मोडायनेमिक्स खत्म होगा, फिर लास्ट क्लास में होगा तो एक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बता दूंगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आपके सिलेबस में सीधा तो नहीं है, मतलब इसमें जेई में नहीं है, नीट में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में है, यानी कि एकेडमिक में है और एडवांस में पूछ सकता है चूंकि एनसीईआरटी में, लेकिन नीट और जेई में नहीं है, जेई मेन में नहीं है, ठीक है। तो वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लास्ट क्लास में होगा, तो मैं बता दूंगा थर्मो पढ़ाने के बाद। और इस पे मुझे एक दो न्यूमेरिकल कराने हैं, किस पे, जो हमने हीट लॉस बताया था स्टीफेंस लॉ के बाद, हीट लॉस पे कुछ क्वेश्चन एक दो कराएंगे, और एक एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, जिसका पहले भी जिक्र किया कि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो इन पे कुछ कराना है, तो ये लास्ट क्लास में होगा तो मैं करा दूंगा, और मंडे से फिर थर्मोडायनेमिक्स आ जाएंगे, ठीक है।